नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत धूमिल की कविताओं के ऊपर, जिसके क्रम में आज मैं बातचीत करूंगा मोची राम नामक कविता के ऊपर। इसके पहले हमने धूमिल की ही कविता रोटी और संसद पर विचार किया था। उम्मीद है कि आपने इस कविता को अच्छे से समझ लिया होगा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोची राम नामक कविता पर हम पहले कुछ तथ्यात्मक चीजों पर बात करेंगे, फिर कविता का पाठ करेंगे और परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से महत्वपूर्ण पंक्तियों और जहां पर भी शब्दों की व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी तो उन शब्दों पर भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे। कविता का शीर्षक आप देख रहे हैं, मोची राम है। धूमिल कवि के ऊपर हम बातचीत करते हुए दो आलोचकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था, जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी के कथनों पर हमने बात किया था। और उसमें एक जगह जिक्र किया गया था कि धूमिल की कविताओं में अक्सर आप देखेंगे कि समाज के निचले तबके के व्यक्तियों को केंद्र में रखा गया है। और यहाँ इस कविता के शीर्षक से भी पता चल रहा है कि मोची राम भी समाज के निचले तबके का ही व्यक्ति है। मोची शब्द जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको भक्ति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रैदास का नाम जरूर ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि जिस कविता को यहाँ पर धूमिल ने विषय वस्तु बनाया है, रैदास भी किसी न किसी रूप में इस कविता से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो रैदास का जो पेशा था और इस कविता में जो मोची राम है उसका जो पेशा है लगभग समान रहा है। तो जब हम कविता का पाठ करेंगे और महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। उसके पहले हम कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। जब हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे रोटी और संसद नाम की कविता के ऊपर, तो हमने बताया था कि ये कविता कुल 9 पंक्तियों की है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मोची राम नाम की जो कविता है यह एक लंबी कविता है। ठीक है, लगभग 5 पेज की यह कविता है। तो लंबी कविता है और लंबी कविताओं की जब भी बात की जाती है तो निराला और मुक्तिबोध का नाम भी आप ले सकते हैं। बाद में और भी कई ऐसे कवि आए जो कि लंबी कविता में हाथ आजमाए। इसी परंपरा को धूमिल ने भी आगे बढ़ाया था। तो मोची राम कविता लंबी कविता है। इसका संकलन संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में हुआ था, जिसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। संसद से सड़क तक का जो काव्य संग्रह है इसमें कुल 25 कविताएं संकलित हैं। ये तथ्य आपको बहुत कम किताबों में या फिर नोट्स परक कोचिंग सेंटर से मिलने वाले नोट्स में कम मिलेगा। और क्योंकि ये किताब मेरे पास है, जब भी मैं आप सभी को लेक्चर बनाता हूँ या फिर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो किताबें भी साथ में रखता हूँ। तो इस किताब में कुल 25 कविताएं संकलित हैं। इसके पहले जब हम रोटी और संसद नाम की कविता पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताया कि कल सुनना मुझे में कितनी कविताएं संकलित हैं। ठीक है, तो ध्यान में आप रखिए, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में किसी की नजर जाए, तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी कब प्रकाशित हुआ था संसद से सड़क, उसको ध्यान में रखिए। देखा जाए तो ये कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करते हुए लिखी गई है। और अगर आपने पहले भी कविता पढ़ी होगी और आज भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बाबूजी नाम से बार बार इस कविता में शब्द आता है, उसी को संबोधित करके एक कविता लिखी गई है। तो संबोधन शैली में है। इस कविता के माध्यम से धूमिल मोची राम को केंद्र में रखते हुए समाज के पूरे ढांचे की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। समाज में मौजूद गैर बराबरी, नाइंसाफी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। धूमिल बताते हैं कि अलग अलग हैसियत का आदमी अलग अलग किस्म के जूते पहनता है। इस कविता को पढ़ते समय एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप अपने जूते को ठीक कराने के लिए मोची के पास जाएं तो इस कविता को जरूर अपने ध्यान में रखें और वहां पर अनुभूत करें। इस कविता की सच्चाई को, इसकी यथार्थता को जरूर वहां पर
मापने की कोशिश करें। और यहाँ पर बड़ी सही बात लिखी गई कि इस कविता के माध्यम से धूमिल ने समाज में जो गैर बराबरी है और नाइंसाफी है उसको उभारने का प्रयास किया है, और साथ में ये भी बताने का प्रयास किया है कि समाज में अलग अलग हैसियत के आदमियों की पहचान उनके जूतों से होती है। कई बार आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी कोई आपको देखता है तो पहले आपके जूते को देखता है कि आपका जूता ब्रांडेड है या फिर कैसे, क्योंकि उन जूतों से ही पहचान हो जाती है कि आप किस क्लास के हैं, आप किस वर्ग के व्यक्ति हैं। तो जो मोचीराम है एक तरीके से श्रमजीवी वर्ग से हैं, जिसके जूते में चकतियां ही चकतियां हैं। घनघोर अभाव और बेबसी ने उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बुन दिया है, और इस अथाह पीड़ा के बावजूद वह उम्मीद खत्म नहीं होने देता है। मोचीराम को ऐसे मेहनतकश आदमी के पूरी तरह फटे हाल जूते की मरम्मत करने में बेहद ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह कई बार विचलित हो जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने पेशागत दायित्व का निर्वाह भी करता है। मोचीराम के माध्यम से धूमिल मेहनतकश आदमी में अंतर्निहित मानवीयता और संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करते हैं, और ये बताते हैं कि व्यवस्था के विरोधाभास पीड़ाजनक है। और इस बीच जो मोचीराम है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और आत्मीयता के साथ करने वाला आम आदमी है। मोचीराम मेहनतकश सर्वहारा वर्ग से जुड़ा हुआ है और वह अपने व्यवसाय को सबसे बढ़कर मानता है। इसीलिए मैंने रैदास का भी जिक्र किया। रैदास भी अपने व्यवसाय को बहुत ही उचित दर्जे का मानते थे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर कोई छोटा काम करता है तो वो हीन भाव से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मोचीराम जो है उसको हीनता का बोध नहीं है, बल्कि वो इसको अपना कर्म मानता है। कर्म ही पूजा के सिद्धांत में यकीन रखता है और अपने सभी ग्राहकों को एक ही दृष्टिकोण से देखता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो भेदभाव कुछ नहीं करता है। मोचीराम जाति या वर्ग के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता। वह जूतों की मरम्मत के बहाने समाज और व्यवस्था की मरम्मत करना चाहता है। वह मानता है कि जिस प्रकार हर एक जोड़ी जूते को मरम्मत करने की जरूरत है, उसी प्रकार आदमी को सुधार की जरूरत है। मोचीराम का यह भी मानना है कि आज आदमी छोटा होता जा रहा है, वह अपनी विशिष्टता खो रहा है। आज जूता आदमी की पहचान बन गया है। जूता आदमी और आदमी के बीच वर्ग भेद पैदा करता है, लेकिन मोचीराम इस वर्ग भेद को अस्वीकार करके एक नए समाजवाद की प्रस्तावना को प्रस्तुत करता है। मोचीराम व्यवस्था में मौजूद अमानवीकरण के खिलाफ इंसानियत के एहसास को बचाए रखने की वकालत करता है। वह मानता है कि व्यवस्था या जूते को ठीक करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चोट आम आदमी को सहनी पड़ती है। वह पूरी संवेदनशीलता और शिद्दत के साथ आम आदमी के दर्द को समझने और संप्रेषित करने की बात करता है। तो कविता का पाठ करने से पहले मेरे मन में आया कि उसके विषय वस्तु से आपका परिचय करा दिया जाए, जिससे कि आप अपने को लिंक कर सके, अपने को जोड़ सके, तभी इस कविता को हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि धूमिल की कविता में लगभग सपाट बयानी है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि ये सपाट बयानी क्या है। सपाट का मतलब होता है सीधा साधा एकदम, और बयानी यानी कि प्रस्तुतिकरण या फिर चीजों को प्रस्तुत करना या कहना। मतलब कि धूमिल किसी बहुत ज्यादा बिंब, प्रतीक इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बात को सीधा सीधा कहना चाहते हैं। इनकी कविता को पढ़ते वक्त आपको किसी डिक्शनरी इत्यादि की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा लगेगा कि आप कोई कथा या कहानी सुन रहे हैं और उसमें छिपे हुए मर्म को अनुभूत भी कर रहे हैं। तो ये सपाट बयानी। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, जो कि एक खास युग की विशेषता रही है। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक सुन रहे हो तो जरूर कमेंट्स कर बताइए कि ये किस युग की विशेषता है। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है इतिवृत्तात्मकता न समझ में आए, तो जैसे आपने पढ़ा होगा जीवन वृत्त, यानी कि किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में कोई कथा या कहानी सुनना।
तो कुछ युग हैं जिसमें कि कविताएं इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति के आधार पर लिखी गई हैं, उसी को आगे चलकर सपाट बयानी कह दिया गया। जब हम कविता का पाठ करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, सपाट बयानी क्या है। मतलब कि कविता आपको बिना किसी शब्दकोश के ही समझ में आने लगेगी। हाँ, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि जब मैं मोचीराम कविता पढ़ रहा था तो इसमें मुझे उर्दू के बहुत सारे शब्द मिले। तो जब आपके को उर्दू की जानकारी नहीं होगी तो वो शब्द आपको कठिन से होने लगेंगे। तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत व्याख्यायित करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी पाठ करते ही मोचीराम कविता आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और ऊपर जो हमने बताया कि मोचीराम किस वर्ग का है, वो समाज को कैसे देखता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर समझ में आने लगेंगी। तो चलते हैं, पाठ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोचीराम कविता का शीर्षक दिया गया है। कविता कुछ ऐसे शुरू होती है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये पूरा पदबंध आप देख रहे हैं। यहां से मोचीराम कविता की शुरुआत होती है। अब पहला ही शब्द जो है हो सकता है कि आपको परेशान करे कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप अपने जूतों की मरम्मत करवाने मोची के पास जाएं तो केवल खड़े ना होकर इधर उधर देखें, बल्कि उसके हथियारों को, जिस चीज से वो जूतों की मरम्मत करता है, सिलता है, उनको भी देखिए। क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने ध्यान को मोबाइल इत्यादि में ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब जाकर आप जरूर देखेंगे। रापी आप देखेंगे कि मोचियों के पास एक खास हथियार होता है जिससे कि वो जूते चप्पल इत्यादि को सिलने का प्रयास करते हैं। तो सिलते समय उनकी नजर जो होती है वो पूरा एकदम देखेंगे कितना कर्म अनिष्ठ होकर अपने काम को करते हैं। चाहे आप नाई को देखिए चाहे मोची को देखिए, ये किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करते, उतना ही तन्मयता के साथ अपने काम को करते हैं। और इन दोनों का व्यवहारिक जीवन में हमेशा सामना होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सब मोची के पास कभी नहीं गए होंगे या फिर नाई के पास कभी नहीं गए होंगे। इसीलिए भक्तकालीन कवियों में आप देखेंगे कि एक पूरा वर्ग ही था जो अपने व्यवसाय को भी करता था और साथ में कविताएं भी लिखता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। एक कवि जो कि किसी मोची को कभी देखा है जूतों की मरम्मत करते हुए, और उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और कविता उन्होंने लिख दिया, धूमिल ने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। मतलब मोची जो है सामने खड़े हुए व्यक्ति को एक बार देखता है। जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। यहां पर एक शब्द आया पतियाए। पतियाए का मतलब होता है कि विश्वास करके, विश्वास के स्वर में वह बोला, वह हंसते हुए बोला, बाबूजी। यही है संबोधन शैली। शुरुआत में हमने बता दिया था कि कविता संबोधन शैली में बोलता है कि बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में, निगाह मतलब दृष्टि में, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोची के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, न वो अमीर है न गरीब है। वो उसकी नजर में क्या है, एक जोड़ी जूता है, क्योंकि वो उसी व्यवसाय में लगा हुआ है। तो ये मानकर चलता है कि उसको किसी आदमी से कुछ लेना देना नहीं, बहुत जैसे भेदभाव नहीं देखना है कि अमीर आदमी है तो उसका बहुत अच्छे से सिलेगा, गरीब आदमी है तो उसका बिगाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हर आदमी क्या है, एक जोड़ी जूता की तरह। मतलब वो अपने कर्म पर ही फोकस रहता है। तो देखिए यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है किस कविता से लिया गया है। तो तुरंत आप बता देंगे कि मोचीराम नामक कविता से लिया गया है। बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। व्यक्ति क्यों गया है मोची के पास, मरम्मत कराने के लिए। ठीक है, आगे है दूसरा बंद यहां पर देख रहे हैं। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है
कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। तो देख रहे हैं दूसरे पदबंध में मोची किस तरीके से सामने खड़े हुए व्यक्ति को महसूस कर रहा है। उसका कहना है कि हर आदमी उसको एक जोड़ी जूते की तरह ही दिखाई पड़ रहा है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा भी हो, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हर व्यक्ति की पहचान जूते से होने लगी है और उससे बाहर नहीं जा पा रहा है, उसके नाप से बाहर नहीं जा रहा है। फिर भी मुझे ख्याल आता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच, पेशेवर हाथों, मोची अपने की तरफ कह रहा है, और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, मतलब कोई न कोई एक आदमी है। अदद मतलब किसी न किसी संख्या में, अंक में एक आदमी ही है जिस पर टाके पड़ते हैं। देखने में लगता है कि वो जूते पर टाके पड़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये टाके उस आदमी पर भी, उसके स्थिति के तरफ भी। हो सकता है कि किसी के जूते फट जाएं तो वो जूते को बदल दे, सिलवाने न जाए, लेकिन जूता कोई कब सिलवाने जाता है, उसकी स्थिति के तरफ भी ये पंक्तियां संकेत कर रही हैं। जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। एक आपने निबंध पढ़ा होगा, प्रेमचंद के फटे जूते। आप इसको भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किसका है, क्योंकि एक फोटोग्राफ में महान उपन्यासकार या फिर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की एक तस्वीर आई जिसमें उनका एक जूता फटा हुआ है। उस पर एक निबंधकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध भी लिख दिया। आगे है, मोची कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहां तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं, भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मोचीराम का यह मानना है कि यहां तरह तरह के जूते आते हैं। जैसे जूतों की कैटेगरीज है, वैसे ही लोगों की भी कैटेगरी, व्यक्तियों की भी कैटेगरी है, और आदमी की अलग अलग नवैयत। हो सकता है कि परीक्षा में यह शब्द पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। नवैयत मतलब किस्म या भेद, ठीक है, या फिर इसको प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो यहां तरह तरह के जूते आते हैं, तो बता दिया है कि अलग अलग प्रकार के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, और वो जूते उस संबंधित व्यक्ति के किस्म, भेद या प्रकार को भी बतलाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है। शक्ल मतलब सबका अपना अपना रूप है, अपनी अपनी शैली है, स्टाइल है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। मान लीजिए इतना दूर तक के कोटेशन आ जाए तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ये मोचीराम कविता से है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर। टेलीफोन के खंभों को आप लोगों ने देखा भी होगा, और इसमें है कि कोई पतंग फंसी और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? फिर संबोधित करते हुए मोची कहता है। तो सामने वाला क्या कहता है? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं, भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो,
अपनी जाति पर थूकते हो। ये भी यहाँ से कोटेशन पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति हो जो अपने को हीनता बोध से ग्रसित करते हो या फिर हीनता बोध महसूस करते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूं। इन पंक्तियों को महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं चकत्तियों की जगह मतलब कि जूता फटा हुआ है, उसको ठीक करने की जगह जिससे संवाद कर रहा है, जिसको संबोधित कर रहा है, जिससे एक तरीके से बात हो रही है, उसको महसूस करते हुए केवल चकत्तियों को ही नहीं ताकता है बल्कि उन आंखों को भी। जैसा कि आप जानते हैं कि आंखें बहुत कुछ कहती हैं, ठीक है। आंखों से ही व्यक्ति के मन में चलने वाली चीजों को भी महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ क्या है कि और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाना, निर्वाह करना, कि एक तरफ पेशा है और दूसरे तरफ व्यक्तित्व है। इन दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, उसका निर्वाह करता हूं। एक जूता और है जिससे पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं नहीं जाना है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती। इससे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पिटो। शब्द आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर धूमिल ने प्रयोग किया है। घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। कई लोग जाते हैं तो इस तरीके से अपनी बातों को मोचियों के सामने रखते भी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बात को आगे बढ़ाया गया है कि एक जूता और है जिससे पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है। नाद कर मतलब एक तरीके से बांध कर या फिर उसमें पहन कर निकलता है। कहाँ निकलता है? शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में क्या है? लालच है, लोभ है, हाथों में घड़ी है। ऊपर बताया गया कि वक्त का पाबंद नहीं है, लेकिन हाथों में घड़ी है, यानी दिखावापन। उसे कहीं नहीं जाना है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। यह भी पंक्ति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। आगे है कि वह कोई बनिया है या बिसाती, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती। ठीक है, हिटलर के बारे में आप लोग ऐतिहासिक रूप से जान ही रहे हैं, जिसको कि तानाशाह के रूप में देखा गया है और आगे उसका रूप दिखाई भी पड़ेगा। कई लोग जूतों को ठीक कराने के लिए जाते हैं तो सामान्य रूप से खड़े रहते हैं, जूता ठीक हो जाता है, वो कोई किसी तरीके की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति गया हुआ है वो कैसे हिटलर का नाती है, ये एक तरीके से इसको मुहावरे के रूप में भी देखा जा सकता है। वो जो चीज कहता है उसी के आधार पर कवि ने महसूस किया है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कारीगर होता है वो बड़ा सचेत रहता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को बीच में बोलने की आदत होती है, वैसा एक कैरेक्टर यहाँ पर भी है। घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। ऐना मतलब दर्पण। ठीक है, आमतौर पर हम लोग जूते को तभी चमकाते हैं जब कभी इंटरव्यू इत्यादि देना पड़ता है या फिर किसी खास प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आम आदमी की बात करें तो। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिनको कि करना कुछ नहीं, लेकिन वो अपने को एकदम पूरा बढ़िया से वेल मेंटेन करके रखते हैं और कारीगर को भी ऐसा मानते हैं कि वो कम अक्लमंदी है, हो सकता है कि वो इनके काम को बिगाड़ दे, इसलिए बहुत अलर्ट रहते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी आपने देखा होगा। आगे क्या है? वहीं खड़े होकर, उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। और यही नहीं, केवल कारीगर को ही नहीं एडवाइस देता, सलाह देता है, बल्कि जो प्रकृति है उसको भी कुछ कुछ कहता है या फिर बड़बड़ाता है। उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। बिसूरना का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बिसूरना का मतलब है खेद करना, ठीक है, या फिर दुख प्रकट करना कि आज बड़ी गर्मी है। इसके अलावा उसका क्या चरित्र है कि सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। देखिए मोची जो है
अपना तो काम कर रहा है, लेकिन सामने वाले खड़े हुए व्यक्ति के चरित्र को भी ध्यान में रखा है कि वो क्या क्या हरकत कर रहा है। सड़क पर आतियों जातियों, यानी एक तरीके से महिलाओं की तरफ संकेत किया गया है, या फिर जो लोग भी आ रहे हैं उनको कैसे घूरता है, बानर की तरफ घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। मतलब काम तो बहुत ही मेहनताना से करवाता है, लेकिन उसका भुगतान करने के बाद बहुत ही खराब व्यवहार करता है। यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है कि मेहनत कश वर्ग या फिर जो भी मजदूर है, कई बार उनका मेहनताना भी ठीक से नहीं मिलता है। आपने देखा भी होगा, काम करवाने के लिए करवा लिया जाता है, लेकिन जब भी भुगतान की बात आती है तो उसमें कई बार कटौती की जाने लगती है और कमी भी निकाली जाने लगती है कि ये नहीं ठीक किया, वो नहीं ठीक किया। यहाँ पर भी उसी तरीके का आप देख रहे हैं दृश्य। तो इस कविता के माध्यम से दो चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया है खासतौर से। एक तो मोची जूतों की मरम्मत कर रहा है, और उन जूतों को पहनने वाले समाज में जो फटेहाल लोग हैं, देखने में तो बहुत ही अमीरियत का दिखावा करते हैं, लेकिन मेहनत का जो वर्ग है उसका बहुत ख्याल नहीं रखते हैं, उसके मेहनत का आभास नहीं करते हैं, उसका मेहनताना देने में आनाकानी करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे सवाल उठाया गया है। बाद में क्या हुआ, शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाना, मेहनताने का सम्मान करते हुए अच्छे से उसका भुगतान नहीं करता है, बल्कि सिक्के को फेंक कर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि शरीफों को लूटते हो, और गुर्राता है। गुर्राने का काम तो आप देखते हैं प्राकृतिक रूप से शेर बाघ इत्यादि का होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति भी गुर्राता है। आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। आपने कभी देखा है कि जाते हुए अचानक लोग उछल कर या फिर चिहुक कर सड़क पर चढ़ जाते हैं? व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। अच्छा, यहाँ पर चिहुक कर सड़क पर उछलना, यानी कि कोई उसको कील चुभी हुई है, या फिर उसको कोई बात चुभी हुई है। कील चुभने का मतलब यहाँ पर बात भी चुभ सकती है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील, चोर कील का मतलब कि ऐसी कील जिसका कि पता न चला हो कि वो उसमें दबी रह गई है। कई बार आपके पैरों में कांटे चुभे होंगे, तो बोला जाता है कि एक चोर कांटा चुभ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ दर्द हो रहा है, और वो आपको पीड़ा भी पहुंचाता है। उसी तरीके से एक चोर दरवाजा भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चोर कील है, वो दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ जाती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। ये वाक्य आप देख रहे हैं कि दूसरी बार यहाँ पर आया, अदद आदमी वाला। इसके पहले भी इसी तरीके की पंक्ति आई हुई थी। जो मोची है इस चीज को ध्यान में रख रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है या भ्रम है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेशा और आदमियत दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसको रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, और कुछ चीजों की तरफ संकेत किया गया कि एक तरफ मेहनताना करके, श्रम करके अपनी रोजी रोटी चलाना, और दूसरे तरफ कुछ कर्म कांडों की तरफ भी संकेत किया गया है।
कहा, और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। जो भीड़ है, भीड़ अपने आप में प्रतीक के तौर पर यहाँ पर समूह कि उसी समूह में समा जाता है, उस समाज की तरफ संकेत किया गया है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। तो यहाँ पर एक मौसम का उदाहरण दिया गया और उसका क्या प्रभाव है। यह दिन को तांत की तरह तानता है। तांत आप लोगों ने देखा है, एक तरीके का आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा बैडमिंटन का जो रैकेट होता है वो एक तरीके से हार्ड तांत का ही बना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि आप इस बसंत को ही लो। बसंत जो कि ऋतुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अच्छा ऋतु इसको माना गया है बसंत। यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया सींचना। सींचना का मतलब है आंच देना, ठीक है, या फिर तपाना। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी तब गर्मी की तरफ संकेत कर रहा है कि रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। देखिए, कई बार व्यक्ति जो अनुभूत करता है उसको प्रस्तुत करने के लिए शायर का रूप भी धारण कर लेता है, यानी कि काव्य रूप में अपनी बातों को कहता है। देखिए, यहां पर जो भी अनुभूत है कि सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मतलब कि अनियंत्रण आप देख रहे हैं। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा, मन को झुझलाए हुए बच्चे। अब झुझलाए हुए बच्चों को आप याद करें जो कि किसी बात को नहीं मानते, एकदम गुस्से में रहते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से इसका भी मन हो गया है, काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। इन पंक्तियों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच, यहाँ पर देख रहे हैं असलियत जो यथार्थ है और जो अनुभूति है उसके बीच खून के किसी कमजात, मतलब अपने को हीन समझने वाला या फिर निकृष्ट समझने वाला मौके पर क्या है, कायर है। वो मुकाबला करने के स्थान पर पीछे हट रहा है। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है। ये पंक्ति यहां से पूछी जा सकती है, ठीक है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। ये 3-4 पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। देखिए, निरक्षरता की तरफ भी इस कविता में संकेत किया गया है कि कुछ लोग हैं जिनको कि शब्द मिल चुके हैं, यानी वो साक्षर हो चुके हैं, और कुछ अक्षरों के आगे अंधे हैं, यानी निरक्षर हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख, इस पंक्ति को ध्यान में रखिए,
जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और सी चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अंत में आप देख रहे हैं कि जो कवि हैं मोची राम के माध्यम से उनके पेशा और जाति के साथ साथ भाषा, और यह भी बताएगा कि भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत क्या है, जैसे कि आग है तो सबको जलाएगी, सच्चाई सबसे होकर गुजरेगी ही। हाँ, ये बात है कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, मतलब जो इन सच्चाइयों से परिचित हो चुके हैं, और कुछ हैं जो कि अभी इस सच्चाई को नहीं जान पाए हैं। इसीलिए वो इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं, और सहने का कारण है उनके पेट की आग, उनकी जो जीविका है उससे डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख, यानी कि अगर किसी चीज को आप अस्वीकार करते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, तो एक तो हो गया इनकार से भरी हुई चीख, और दूसरा है कि अगर कोई चुप है। चुप कैसा है? समझदार चुप। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग समझदार होते हैं वो कई जगह पर चुप्पी से भी काम लेते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं। तो दोनों चीजें, या तो आप अपनी बात को चीख कर रख सकते हैं, मतलब विरोध कर सकते हैं, या फिर उसको कुछ देर तक समझदारी के साथ समझते हुए इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मानना है कि चाहे वो चीख हो चाहे चुप हो, दोनों का मतलब क्या है? एक है। और उसका जो मतलब है वो है भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति चीख रहा है, चीख चीख कर बोल रहा है या विरोध कर रहा है, वो ताकतवर है, और जो चुपचाप है वो ताकतवर नहीं है। बल्कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना अपना फर्ज, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ठीक है, तो मौन रखने वाले व्यक्ति को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, और केवल चीखने चिल्लाने वाले व्यक्ति को ही ताकतवर नहीं मानना चाहिए। दोनों का मतलब क्या है? भविष्य में, भविष्य को गढ़ने में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अपनी अपनी जगह एक ही किस्म के हैं ये दोनों क्रियाएं आप देख रहे हैं, और ये दोनों अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो मोचीराम कविता, जो कि लंबी कविता थी, हमने लाइन बाय लाइन इसको पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि तमाम किताबों में आपने पढ़ा होगा, फिर भी बहुत सारे व्याख्या इसके शब्दों से और पंक्तियों से आप परिचित हो गए होंगे, और जैसे परीक्षा में देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये पंक्तियां तो धूमिल की कविता मोचीराम से ली गई। बाकी ऊपर हमने कुछ तथ्यात्मक चीजों पर बात की थी कि ये कविता किसमें संकलित है, कब प्रकाशित हुई, क्या क्या है, कैसी कविता है, और कविता का उद्देश्य क्या रहा है, खासतौर से धूमिल ने क्यों इस कविता को लिखा है, पूरा समझ में आ गया होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और बाकी जो भी चीजें होंगी उसको भी आप एकदम से निसंकोच तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, कई बार चीजों को पढ़ाते वक्त कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। पिछली बार मैंने धूमिल पर ही बातचीत किया था, तो एक जगह दया होना चाहिए था, तो हमने गलती से गया लिख दिया था। तो हमारे कुछ गंभीर विद्यार्थी हैं जो कि एक एक पंक्ति को देखते हैं, तो इससे हमें भी सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है कि जो मन में आए वही बोलकर हम नहीं जा सकते हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी से क्लास को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स ही हम लोगों के आपसी संवाद का एक माध्यम है। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।